हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस को मर्चेंट ऑफ वेनिस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइम चैनल को वॉच कर रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और ये आपकी जो क्लास होगी ना, ये आपकी क्लास 7 क्लास होगी, थ्योरी क्लास। ठीक है, ये थ्योरी की आपकी 7 क्लास होगी जो आपके टीजीटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड पीजीटी भी इसी में आता है क्योंकि शेक्सपियर सभी जगह है। एंड जीआईसी भी है आपके शेक्सपियर में, मतलब जीआईसी में आपके शेक्सपियर भी हैं, तो इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है एंड जीआईसी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, टीजीटी के लिए तो है ही है। तो थ्योरी क्लास ये 7 क्लास होगी। आज की इस वीडियो में हम द मर्चेंट ऑफ वेनिस को डिस्कस करेंगे। ओके, और इसकी जो आपको 6 क्लास चाहिए ना, तो आप जाना ना चैनल पर, प्लेलिस्ट इसकी अलग से मैंने बना दिया है। वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में ना सारी वीडियोस मिल जाएंगी, यानी कि 6 क्लास इसकी मिल जाएगी। और प्लस इसके साथ ग्रामर का जो रूल वाला है वो भी उसी में मिल जाएगा, उसको भी मैंने उसी में ऐड ऑन कर दिया है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, ये 7 वीडियो है। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। अच्छा, कुछ बच्चे क्वेश्चन ज़रूर करते हैं। एक क्वेश्चन बहुत आता है कि मैम क्या सच में आप यूट्यूब पे सारा कोर्स कराएंगी, ये क्वेश्चन ज़्यादा आता है। तो मैं उनको बताना चाहूँ, या किसी के अंदर भी ये डाउट अगर है कि या सच में मैम कराएंगी या नहीं कराएंगी, तो आप एलटी देख लो ना। एलटी का मैंने नहीं कराया, अब वो टाइम कम था, कुछ चीज़ें हो जाती हैं लाइफ में, हो जाती हैं चीज़ें कि हम पूरा मैंने कराने की पूरी कोशिश की है, पूरा कराया है, कुछ ही छूट गया था क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स आ गए थे। और बीच बीच में वीडियो भी एक दो ऑब्वियसली कि हर मंथ में क्या होती है कि कुछ ना कुछ इशू हो जाते हैं जिसकी वजह से वीडियो नहीं बन पाती, तो उस वजह से भी हो गया था। मतलब कुछ वीडियोस कुछ आपके कॉन्सेप्ट नहीं, सॉरी, कुछ आपके सिलेबस का कुछ ऐसा था, 2-4 ऐसे रह गए थे पोइट्री के और आपके प्रोज फिक्शन के, जो नहीं हुआ था, लेकिन बाद में मैंने उसको फैक्ट वाइज कवर करा दिया था, सब कुछ कवर करा दिया, हुआ ना। तो इस पर भी भरोसा करिए, टीजीटी को भी हम कंप्लीट करेंगे। बस इसमें जानते हो क्या है, साथ चाहिए, आप लोग का साथ चाहिए बस, तभी टीजीटी कंप्लीट करेंगे। मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा, मैं पढ़ाती तो हूँ, बट आप लोग सपोर्ट करेंगे, प्यार जो आप लोग सपोर्ट करेंगे उसी वजह से ये हो पाएगा, पॉसिबल है, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, तो आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप क्वेश्चन करने से पहले ये मतलब अपने आप से कहिए कि हम मैम का साथ देंगे। मैम क्या कह रही हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब फीडबैक यही तो कह रही हैं, वो हम करेंगे। तो उससे क्या होगा, मैम को मोटिवेशन मिलेगा, मैम खुद ही बोल रही हैं करने के लिए, वो करेंगे। तो ये सब आप पे डिपेंड करता है ना, इट्स अप टू यू। ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आप मेरा साथ देंगे कि नहीं। अब मैं क्वेश्चन कर रही हूँ कि आप लोग मेरा साथ देंगे कि नहीं, क्या सच में आप मेरा साथ देंगे इस जर्नी में। अब मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन कर रही हूँ, इसका आंसर मुझे चाहिए। हाँ, कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। ओके, कि क्या आप लोग इस जर्नी में मेरा साथ देंगे, जो मैंने स्टार्ट किया है ये जर्नी आपकी टीजीटी की, टीजीटी पीजीटी एंड जीआईसी की जो जर्नी मैंने स्टार्ट की है। अभी तक जितना सिलेबस रहेगा कॉमन वो तो हम करेंगे, जो तीनों में कॉमन है उसको हम सबसे पहले कर लेंगे, और जो अलग अलग है तो उसको हम फैक्ट के थ्रू ये दोनों को कर लेंगे। ठीक है, बाकी लिटरेरी टर्म्स हो गए, फिगर ऑफ स्पीच हो गए, तीनों में सभी हैं। ठीक है, तो आप लोग साथ देंगे कि नहीं, वो मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, आप इसका आंसर दीजिएगा। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। बार बार क्वेश्चन आते हैं ना कमेंट सेक्शन में, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ले लिया ताकि मैं यहीं पे सबको जवाब दे दूँ, फिर इस तरह के क्वेश्चन ना आए, आपको यकीन हो जाए। यकीन तभी करना है आप लोग जब साथ देने वाले रहोगे तब। मैं तो तैयार हूँ, मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, बस साथ आप दो। आप तैयार हो कि नहीं, कमेंट सेक्शन में आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज पढ़ने वाले हैं, ये शेक्सपियर की द मर्चेंट ऑफ वेनिस है। ये शेक्सपियर की ट्रेजिक कॉमेडी है, यानी कि इसमें ना थोड़ा सा ट्रेजिक वाले एलिमेंट मिलेंगे, यानी कि इसमें गंभीर कभी भी ऐसा लगेगा, आप पढ़ोगे प्ले ना तो ऐसा लगेगा कि अब सीरियस कुछ चीज़ें होने वाली हैं, कुछ चीज़ें सीरियस एकदम हो रही है, बहुत गंभीर हो रहा है, लेकिन और इसमें कॉमेडी भी है। तो दोनों है, दोनों का आपको मिश्रण देखने को मिलेगा, कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, मिक्सचर देखने को मिलेगा, इसीलिए इसे ट्रेजिक कॉमेडी कहा गया है। ट्रेजिक कॉमेडी कहा गया है इसी वजह से। अ कॉमेडी विद स्ट्रॉन्ग ट्रेजिक एलिमेंट्स, पर्टिकुलरली शाइलॉक्स डाउनफॉल समटाइम्स कैटेगराइज एज अ प्रॉब्लम प्ले। कभी कभी इसे प्रॉब्लम प्ले के रूप में भी कैटेगराइज किया जाता है।
ठीक है। ये ओरिजिनली अगर देखा जाए ये कॉमेडी है, क्योंकि लास्ट में क्या होती है, लास्ट में शादियाँ हो जाती हैं, हैप्पी एंडिंग होता है इसमें भी। लेकिन इसमें जब आप पूरा प्ले पढ़ोगे ना तो कहीं कहीं इसमें देखोगे सीरियस माहौल आ जाता है, इतना सीरियस जैसे ट्रेजेडी का है ना, जैसे ट्रेजेडी में सीरियस माहौल होते हैं, बहुत गंभीर, बहुत ट्रेजिक एलिमेंट देखने को मिलते हैं। स्पेशली जब साइलॉक का विनाश होता है, साइलॉक को उसमें से उसको जूइस से क्या बना देते हैं, क्रिश्चियनिटी में अपनाने को कहते हैं, बेचारा बर्बाद हो जाता है, तो स्पेशली वहाँ पे लगता है। इसलिए इसे कभी कभी प्रॉब्लम प्ले भी कहा जाता है, क्योंकि ऑडियंस को समझ नहीं आता कि शाइलॉक के साथ जो हुआ वो सही था या गलत। इसलिए ये ट्रेजिक कॉमेडी एंड समटाइम्स प्रॉब्लम प्ले जाना जाता है। समझ में आया? अब हम बात करेंगे कंपोजिशन डेट की। तो अप्रॉक्स 1596-98 लगभग ये 96 या 98 के बीच में लिखा गया था। खैर, ये पब्लिकेशन की बात करेंगे तो ये 2 बार आया है, यानी कि ये पहले फर्स्ट क्वार्टो में प्रिंट हुआ था 1600 में, देन ये फर्स्ट फोलियो में आया था, पब्लिश हुआ था, ये ध्यान रखना है। प्राइमरी सोर्स की बात करेंगे हम, तो इसका जो प्राइमरी सोर्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी प्राइमरी सोर्स। और ये प्ले भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्ले से जो भी इम्पॉर्टेंट जो स्पीचेस हैं ना, जो कैरेक्टर्स द्वारा बोली जाती हैं, है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्राइमरी सोर्स की बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इल पिकोरोन, ये इसका प्राइमरी सोर्स है ना, सिंपलटन बाई सर जियोवानी फोरेंशियो, इटालियन कलेक्शन सोर्स फॉर द बॉन्ड एंड द रिंग प्लॉट। देखिए, जो शेक्सपियर ने मर्चेंट ऑफ वेनिस में जो बॉन्ड वाला सीन आता है ना, बॉन्ड है ना, जो मांस काटने की जो शर्त होती है, फ्लेड, ठीक है, फ्लैश की, जो बॉन्ड वाला जो कंडीशन है, एंड रिंग प्लॉट भी आता है ना इसमें, तो ये दोनों इन्होंने यहाँ से लिया है ना। इल पेकोरोन द सिंपलटन यहाँ से लिया, ये एक इटालियन कहानी है, यहीं से इन्होंने बॉन्ड और रिंग वाली कहानी ली है शेक्सपियर ने। ठीक है, यहाँ से ये बॉन्ड और रिंग प्लॉट वाला यहाँ से इन्होंने बोरो कर लिया, अपने प्ले में डाल दिया। दूसरा है गेस्टा रोमानोरम, सोर्स फॉर द कास्केट स्टोरी। अब जो कास्केट स्टोरी थी ना मर्चेंट ऑफ वेनिस में, जो कास्केट वाला सीन है ना, वो कहाँ से इन्होंने लिया है, तो वो गेस्टा रोमानोरम से लिया है, तो ये ध्यान रखना है ना। उसकी जो कहानी है, जैसे कास्केट वाली जो कहानी है, वो इन्होंने यहाँ से ली है, गेस्टा रोमानोरम से ली है। तीसरा है द जू ऑफ माल्टा बाय क्रिस्टोफर मार्लो, इन्फ्लुएंस फॉर द कैरेक्टर ऑफ साइलॉक। तो तीसरा याद रखना, जो साइलॉक कैरेक्टर इन्होंने रखा है अपने में ना, साइलॉक एक जूइस रहता है, यानी कि यहूदी। और ये जो साइलॉक कैरेक्टर है, ये इनको कहाँ से प्रेरणा मिली साइलॉक नाम के कैरेक्टर को अपने प्ले में डालने का, तो ये क्रिस्टोफर मार्लो का एक प्ले है, मतलब क्रिस्टोफर मार्लो का प्ले द जू ऑफ माल्टा है ना, ये है क्रिस्टोफर मार्लो का ये प्ले है द जू ऑफ माल्टा। शेक्सपियर की प्रेरणा यहीं से थी। इसका जो विलन था ना, इसका विलन बाराबस था ना, ये विलन है, ये विलन किसका है, जू ऑफ माल्टा का है ना। क्रिस्टोफर मार्लो का ये जो वर्क है, ये जो प्ले है जू ऑफ माल्टा, ये विलन है बाराबस, है ना। ये तो शाइलॉक जैसा ये भी एक यहूदी ही है, एक जूइस ही है ये भी। तो यहाँ से इन्होंने, शेक्सपियर ने यहाँ से इनको प्रेरणा मिली ये शाइलॉक नाम के कैरेक्टर को अपने प्ले में इंक्लूड करने का। समझ में आया? तो 3 आपको सोर्स याद रखना है कि जो बॉन्ड और रिंग प्लॉट वाला इन्होंने बोरो किया इल पिकारोन के, है ना, इल पिकारोन के सिंपल टन से लिया है, इटालियन स्टोरी है, यहीं से इन्होंने बॉन्ड और रिंग वाली जो कहानी थी वो यहाँ से ली है। गेस्टा से इन्होंने कास्केट स्टोरी ले लिया है, और जू ऑफ माल्टा से कैरेक्टर, इनको साइलॉक नाम का कैरेक्टर, एक जूइस कैरेक्टर अपने प्ले में डालना था, तो ये कहाँ से इन्फ्लुएंस थे, तो ये जू ऑफ माल्टा का एक विलन है बाराबस, ये भी जूइस था, तो इनको यहाँ से प्रेरणा मिला ये शाइलॉक नाम के कैरेक्टर को अपने प्ले में इंक्लूड करने का। समझ में आया? अब आगे चलते हैं। सेटिंग इसकी रखी गई है, तो सेटिंग इसकी 2 जगह रखी गई है ना। पहला देखेंगे वेनिस, यानी कहानी जब स्टार्ट होती है तो वेनिस का दिखाया जाएगा, ये ध्यान रखना है। वेनिस कैसा है, वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स, लॉ, मेल फ्रेंडशिप एंड रियलिटी। तो वेनिस किसके लिए जाना जाता है, व्यापार के लिए जाना जाता है। कानून यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है, यानी कि कानून सबके लिए अच्छा है,
यहाँ पे जो कानून है ना सबके लिए एक बराबर है। यहाँ पे आप कॉमर्स कर सकते हो, यानी कि व्यापार के लिए बहुत अच्छा है वेनिस। और यहाँ पे रियलिटी की जगह है, यहाँ तनाव नहीं है, स्ट्रेस फ्री इंसान रह सकता है, और जो लॉ है वो सबके लिए इक्वल है। दूसरी जो सेटिंग देखोगे बेलमोंट इसकी सेटिंग रखी गई है, मतलब जो दूसरी सेटिंग है, मतलब इस प्ले में 2 जगह दिखाया जाएगा, एक तो वेनिस का, एक तो बेलमोंट का, बस इतना ध्यान रखना है। और जो बेलमोंट है ना, ये म्यूज़िक, लव, फेरी टेल एंड रोमांस। तो बेलमोंट ये पोर्शिया का घर है, जहाँ पे पोर्शिया रहती है, पोर्शिया स्टेट है ये। और यहाँ ये म्यूज़िक, प्यार, परियों की कहानियों जैसी जगह है बेलमोंट, फेरी टेल जैसी जगह है। समझ में आया? इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की बात करेंगे कि आखिर ये चीज़ें आई कहाँ से। हुआ यूँ कि 1594 में क्वीन एलिजाबेथ के आखिर इन्होंने ये जूइस कैरेक्टर कहाँ से लिया। तो ये ध्यान रखना है कि हुआ यूँ कि 1594 में, है ना, 1594 में क्वीन एलिजाबेथ के यहूदी डॉक्टर, जिनका नाम था रॉड्रिगो लोपेज, है ना, रॉड्रिगो लोब्स, इनको ना गद्दारी के आरोप में फांसी दी गई थी। और इसी वजह से लंदन में यहूदियों के खिलाफ क्या फैल गई थी? नफ़रत फैल गई थी, एंटीसेमिटिज्म फैल गई थी, जिसका असर इस प्ले में दिखता है। आप खुद देखोगे ये प्ले पढ़ते तो शाइलॉक से कितना लोग नफ़रत करते हैं, क्योंकि वो जूइस है। और जूइस से नफ़रत करना कैसे फैला? 1594 में क्वीन एलिजाबेथ के डॉक्टर थे जिनका नाम रॉड्रिगो था, इनको गद्दारी में, ये भी एक जूइस ही थे, ये भी क्या थे? एक जूइस ही थे। और इनके मतलब इनको ना गद्दारी के आरोप में फांसी दी गई थी। और तब से लंदन में यहूदियों के खिलाफ नफ़रत फैली हुई है, जिसका असर इस प्ले में हमें साफ दिखता है। तब से नफ़रत फैली हुई है, यहूदियों के खिलाफ एंटीसेमिटिज्म है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आखिर यहूदियों से नफ़रत क्यों इतना, शाइलॉक से नफ़रत क्यों, शाइलॉक को यहूदी से क्रिश्चियन क्यों बना दिया गया, ये इसमें देखने को मिलता है। एग्जाम रेलेवेंस से याद रखना बच्चे कि ये प्ले अपने ट्रायल सीन, कास्केट टेस्ट और एंटीसेमिटिज्म के लिए जाना जाता है। तो ट्रायल सीन भी इसी प्ले में है, कास्केट टेस्ट भी, यानी कि कास्केट सीन भी होता है इसमें, और एंटीसेमिटिज्म यानी कि यहूदियों के प्रति जो नफ़रत है ना, यहूदियों के प्रति जो नफ़रत, यहूदी विरोध, वो इसमें देखने को मिलता है। कैरेक्टर की बात करेंगे तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है एंटोनियो, ये टाइटल कैरेक्टर है, यानी कि मैंने कहा ना द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो वेनिस का मर्चेंट, वो वेनिस का मर्चेंट कौन है? यही एंटोनियो ही है। तो प्ले का नाम इसी पर है ना, ये मर्चेंट है, एंटी ट्यूलर कैरेक्टर है, यानी कि आप देख सकते हो ये बहुत ही किस टाइप का, मेलनकली, जेनरस, वेल्दी, डीपली लॉयल टू बेशेनियो, बहुत मेलनकली रहता है, अमीर है, अपने दोस्त बेशेनियो के लिए जान देने को तैयार है, कुछ इस तरह इसकी दोस्ती है बेशेनियो के साथ। ठीक है, ये जो बेशेनियो है ये इसका दोस्त है एंटोनियो का, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये टिट्यूलर कैरेक्टर है। टिट्यूलर मतलब क्या होता है? नाम मात्र कैरेक्टर है, तो ये ध्यान रखना है। एंड एग्जाम फोकस की बात करेंगे तो शाइन द फेटल बॉन्ड फॉर अ पाउंड ऑफ फ्लैश embodies Christian charity and self-sacrifice, stands in contrast to Shylock strict idealism। देखिए, बात अगर हम करेंगे लीगलिज्म, यहाँ पे बात अगर हम करेंगे कि ये जो एंटोनियो है ये इस प्ले का मर्चेंट है, और ये बहुत ही मेलनकली रहता है, मतलब जब प्ले शुरू होता है ना तो काफ़ी उदास रहता है, और अमीर है, और ये बेशेनियो का दोस्त है, और बेशेनियो से इतना प्यार करता है, मतलब इनकी दोस्ती सच्ची है कि उसको जान देने के लिए तैयार है बेशेनियो के लिए। और यही वो बंदा है जो बॉन्ड फॉर अ पाउंड ऑफ फ्लैश, यानी कि फैटल बॉन्ड साइन करता है, जानलेवा जो करार है, जो जानलेवा जो शर्त है, वो यही साइन करता है, जिसमें क्या मांगा जाता है? अ पाउंड ऑफ फ्लैश मांगा जाता है कि अगर तुमने टाइम से पैसे नहीं दिया तो मैं क्या करूँगा? अ पाउंड ऑफ फ्लैश तुम्हारी बॉडी से मुझे चाहिए, मैं निकाल लूँगा, और ये शाइन कर देता है। तो ये ध्यान रखना है, ये क्या करता है? ये क्रिश्चियन चैरिटी, ये क्रिश्चियन रहता है, ध्यान रखना, ये क्रिश्चियन चैरिटी का सिंबल है जो बिना ब्याज के पैसा देता है। और शाइलॉक का एकदम क्या बोल सकते हैं, शाइलॉक का ऑपोजिट कैरेक्टर है। वहीं पे शाइलॉक क्या करता है? ब्याज से पैसा उधार लेता है, मतलब ब्याज भी चाहिए, अगर उधार दे रहा है तो वापस लेते समय ब्याज के साथ लेगा, लेकिन ये नहीं देता। तो ये ध्यान रखना है। ही सफरिंग ड्राइव द कोर्ट रूम ड्रामा,
ये अपने ध्यान रखना है कि ये बेचारा सफ़र कहाँ करता है, कोर्ट रूम ड्रामा में। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है शाइलॉक, ये एंटागोनिस्ट है इस प्ले का, जूइस मनी लेंडर है ना, यहूदी साहूकार है। ये बुद्धिमान है बहुत और लेकिन कड़वाहट से भरा हुआ है। ये विलन भी है और समाज का सताया हुआ विक्टिम भी है बेचारा। विलन भी बोल सकते हो, बट ये समाज का सताया हुआ विक्टिम भी है, क्योंकि इसको ना इसकी जात से हटा के क्रिश्चियन धर्म इसको अपनाने पे मजबूर करते हैं। कहते तुम जूइस नहीं बनो, क्रिश्चियनिटी को अपनाओ। ठीक है, अब क्या आपको ध्यान देना क्या है, डिलीवर द फेमस हैथ नॉट अ ज्यू आइज स्पीच। देखिए ये शाइलॉक ही बोलता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पीच है। कहता है कि क्या एक यहूदी की आंखें नहीं होती। काफ़ी फेमस स्पीच है ये ना इक्वालिटी की मांग करता है, डिमांड करता है इक्वालिटी की इसमें। ठीक है, तो डिमांड जस्टिस ओवर मर्सी, सिंबल ऑफ रेशियल प्रिजुडिस एंड सोशल एक्सकल्शन। तो ये भी ध्यान रखना है आपने, मतलब मैंने बताया ना कि ये रेशियल प्रिजुडिस और सोशल एक्सकल्शन का क्या है, सिंबल है। इसको फोर्स किया जाता है क्या करने के लिए, क्रिश्चियनिटी धर्म को अपनाने के लिए। ऑफन डेटेड बाय क्रिटिक्स। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है पोर्शिया, ये इस प्ले की हीरोइन है, वेल्दी एयरस ऑफ बेलमोंट की ये कौन है, वारिश है। ये काफ़ी होशियार है, ब्रिलियंट है, विटी है, कंपैशनेट है, डेसिसिव है ना, काफ़ी होशियार है, हाजिर जवाब है, दयालु है। एग्जाम फोकस याद रखना, डिस्गाइज हरसेल्फ एज बाल्थजर। अच्छा, ये भी डिस्गाइज करती है और जब मतलब भेष बदलती है, जब भेष बदलती है तो अपने आप को क्या बनाती है, एक लॉयर बनाती है और नाम क्या रखती है, बाल्थसर। ठीक है, ध्यान रखना है, बाल्थसर नाम रखती है ना। बाल्थसर नाम का वकील बनकर कहाँ पे आती है, लॉयर बनकर वेनिस की अदालत में आती है। और जो क्वालिटी ऑफ मर्सी वाला जो स्पीच है ना, ये यही देती है, यही हीरोइन पोर्शिया ही देती है, क्वालिटी ऑफ मर्सी वाली स्पीच। ठीक है, रिप्रेजेंट विजडम मर्सी एंड फेमिनाइन, मतलब ये बुद्धिमानी से एंटोनियो की जान बचाती है बिना कानून को तोड़े हुए। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये विजडम मर्सी एंड फेमिनाइन इंटेलिजेंस को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, मतलब काफ़ी विजडम है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है बेशेनियो, ये रोमांटिक लीड एंटोनियोस फ्रेंड है ना। तो रोमांटिक हीरो है बेशेनियो और एंटोनियो का जिगरी दोस्त है। ये चार्मिंग है, इमोशनल है, सम वॉट इम्प्रैक्टिकल एंड रोमांटिक है। कभी कभी ये बहुत खर्चीला हो जाता है, इम्प्रैक्टिकल हो जाता है, लेकिन सच्चा प्रेमी है। एग्जाम फोकस याद रखना है कि कहानी हिज नीड फॉर मनी इनिशिएट्स द प्लॉट। कहानी इसकी वजह से शुरू होती है, क्योंकि इसे शादी के लिए पैसे चाहिए था। कहानी इसी की वजह से शुरू होती है। चूजेज द लेट कास्केट, जब कास्केट वाली सीन आती है ना, तो उसमें ये लेट कास्केट को यही चुनता है, बेशेनियो ही चुनता है ना, जिसे साबित होता है कि ये बाहरी चमक दमक पर नहीं जाता। तो ये ट्रू लवर ओवर मटेरियल अपीयरेंस जो मैंने बताया। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है जेसिका, ये शाइलॉक की बेटी है, रेबेलियस है, रोमांटिक है, कॉन्फ्लिक्टेड है ना, बागी है, विद्रोही है, अपने पिता की शक्ति से, मतलब इसके पिता इस पर सख्ती करते हैं, स्ट्रिक्ट हैं, तो अपने पिता की जो स्ट्रिक्टनेस है ना, मतलब जो सख्ती है, वो पसंद नहीं इसको। तो ये भाग जाती है किसके साथ, मतलब एलोप कर जाती है लॉरेंजो के साथ, एलोपमेंट कर जाती है। लॉरेंजो से ये प्यार करती है, इस वजह से चली जाती है। लॉरेंजो एक क्रिश्चियन रहता है और ये जो है ना शाइलॉक की डॉटर, ये जूइस रहती है। बाद में ये भी क्रिश्चियन धर्म अपना लेती है। स्टिल्स ड्यूकेट्स एंड हर मदर टर्क्वाइस रिंग। तो ये जब जाती है ना लॉरेंजो के साथ, जब एलोप करती है ना, तो लेके क्या जाती है, भागते समय ये अपने फादर के पैसे और एक टर्क्वाइस रंग चुरा लेके जाती है, मतलब ठीक है, टर्क्वाइस रिंग। तो ये ध्यान रखना है कि जब ये जाती है ना, एलोप करती है लॉरेंजो के साथ, तो अपने फादर के पैसे वैसे लेके जाती है और एक रिंग लेके जाती है, एक फिरोजा अंगूठी। टर्क्वाइस मतलब होता है फिरोजा, तो फिरोजा अंगूठी चुरा ले जाती है ना, जो इसकी माँ के रहते हैं, मतलब शाइलॉक की बीबी के रहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, शाइलॉक मतलब इसकी माँ, शाइलॉक की जो वाइफ रहती है, शाइलॉक की वाइफ का क्या नाम रहता है, ली, LEAH, ये नाम याद रखना। ठीक है, ये शाइलॉक की वाइफ का नाम रहता है। तो इसी की अंगूठी रहती है ये टर्क्वाइस रिंग, और इसी यही अंगूठी लेके ये चली जाती है, कौन, लॉरेंजो, अपनी माँ की अंगूठी। अरे ये जेसिका, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। बात करते हैं, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। और कन्वर्ट्स, लास्ट में क्या होता है, कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी, सिंबल ऑफ कल्चर कॉन्फ्लिक्ट,
मैंने कहा ना, ये अपना धर्म बदल कर क्रिश्चियन बन जाती है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है नरेशा, पोर्शिया मेड एंड कंपेनियन, ये पोर्शिया की मेड भी है और दोस्त भी है। लॉयल है, विटी है, प्रैक्टिकल है, तो ये ध्यान रखना है ना। जो नरेशा काफ़ी वफादार है, चालाक है, और ये भी भेष बदलती है। ये भी क्या है, ये भी भेष बदलती है, और ये पोर्शिया की क्लर्क बनती है, यानी कि बाल्थज़र, यानी कि पोर्शिया जो लॉयर बनती है ना, तो उसी लॉयर की ये क्लर्क बनती है। नाम क्या रखती है, स्टीफेनो, तो ये भी बनती है ना, ये भी डिस्गाइज होके जाती है, तो नाम अपना क्या रखती है, स्टीफेनो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और ये शादी किससे करती है, ग्रेशियानो से। ग्रेशियानो कौन रहता है, बेशेनियो और एंटोनिया का दोस्त ही रहता है। मिरर्स पोर्शिया इन लॉयल्टी एंड इंटेलिजेंस, तो ये भी ध्यान रखना है कि ये अगर बात करेंगे इसके बारे में, ये भी पोर्शिया की तरह ही लॉयल्टी एंड इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करती है। ग्रेशियानो की बात करेंगे तो टॉक्टिव फ्रेंड ऑफ बेशेनियो, जो ग्रेशियानो है, देखो ये जो ग्रेशियानो जो कौन है, ये आपके नरेशा का होने वाला हस्बैंड है, मतलब बाद में शादी करती है। ये बेशेनियो का दोस्त है, जैसे मैंने बताया, बहुत टॉक्टिव दोस्त है, बातूनी दोस्त है, शोर बहुत मजा आता है, बहुत ह्यूमरस सब टाइप का, बहुत इम्पल्सिव है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, नोन फॉर स्पीकिंग एन इनफाइनाइट डील ऑफ नथिंग, ये इंपॉर्टेंट रखना है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो ग्रेशियानो है इसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत बोलता है पर मतलब की जो बात है वो कम करता है, इसलिए कहा गया एन इनफाइनाइट डील ऑफ नथिंग, है ना। कोर्ट में शाइलॉक का सबसे ज़्यादा मजाक भी यही उड़ाता है। ये कॉमिक कंट्रास्ट को पैदा करता है कुछ उस तरह। लॉरेंजो की बात करेंगे तो ये लवर है, फ्रेंड ऑफ बेशेनियो, है ना, ये भी बेशेनियो का दोस्त रहता है, लॉरेंजो भी, और ये लवर है। जेसिका इसी के साथ जाती है ना, इसकी बेटी जो है जेसिका इसी के साथ जाती है। ये रोमांटिक है, पोइटिक है, जेंटल है, तो ये ध्यान रखना है लॉरेंजो के बारे में। और जेसिका इसी के साथ जाती है, एसोसिएट विद म्यूजिक एंड मूनलाइट इन एक्ट 5, तो ये इंपॉर्टेंट है कि एक्ट 5 में क्या होता है, एक्ट 5 में ये संगीत और चांदनी रात की बातें करता है, म्यूजिक एंड मूनलाइट की बातें करता है, यही एक्ट 5 में। रिप्रेजेंट हार्मनी एंड लव इन बेलमोंट। ड्यूक ऑफ वेनिस की बात करेंगे, ये वेनिस का ड्यूक है, ठीक है, इन्हें मतलब इनका कोई नाम नहीं है, बस ड्यूक ऑफ वेनिस ही कहा गया है, ठीक है, ये वेनिस का ड्यूक है। ये अथॉरिटी प्रिसिडाइड्स ओवर द ट्रायल, है ना, तो ये ध्यान रखना है, न्यायाधीश हैं। एंड डिग्निफाइड लॉ फुल लिमिटेड बाय द स्टेट, तो ये दिखाते हैं कि कानून के हाथ बंधे होते हैं, ये चाह कर भी एंटोनियो को नहीं बचा पाते, क्योंकि वेनिस का जो लॉ है, वेनिस का जो कानून है वो सबके लिए बराबर है, जैसे मैंने ऊपर बताया आपको, है ना। रिप्रेजेंट द लिमिटेशन ऑफ लॉ, जैसे मैंने अभी बताया। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, लॉन्सिलॉट गोबो। लॉन्सिलॉट गोबो जो है ये इस प्ले का क्लाउन है, ध्यान रखना, इस प्ले का क्लाउन या जेस्टर पूछा जाए या कॉमिक कैरेक्टर पूछा जाए तो लॉन्सिलॉट गोबो है। पहले ये शाइलॉक का सर्वेंट था, बाद में ये बेशेनियो का बन जाता है ना, तो ये ध्यान रखना है। ट्रेड्स की बात करेंगे, कॉमिक है, सिंपल माइंडेड है, टॉक्टिव है ये भी, और ये कॉमिक रिलीफ को क्या करता है, प्रोवाइड्स करता है। आ जाते हैं हम थीम पर। इसकी जो थीम है मर्सी वर्सेस जस्टिस, इस प्ले की जो थीम है ना, दया वर्सेस न्याय, मतलब ये प्ले का सबसे बड़ा झगड़ा है। शाइलॉक को ना जस्टिस चाहिए, यानी कि उसको जस्टिस चाहिए भाई, कि शर्त के मुताबिक ना मांस, शर्त के मुताबिक उसको क्या चाहिए कि मांस, क्योंकि भाई शर्त यही रखा था। पोर्शिया कहती है कि मर्सी कानून से ऊपर है, तो कुछ इस तरह होता है। अभी आपको थीम समझ में आ जाएगा, पहले हम थीम ही समझते हैं, उसके बाद कहानी पे चलते हैं, ठीक है। मर्सिस वर्सेस जस्टिस। देखिए इस प्ले का सबसे बड़ा झगड़ा यही है कि शाइलॉक जो होता है ना, शाइलॉक को चाहिए इंसाफ, क्योंकि भाई एक शर्त के हिसाब से उसने कहा था कि अगर तुमने पैसे नहीं टाइम पे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारा पाउंड ऑफ फ्लैश ऑफ पाउंड मैं क्या करूँगा, निकाल लूँगा। तो उसके हिसाब से चाहिए कि मुझे पैसे अभी तक लौटे नहीं है, नहीं वापस किया, तो मुझे चाहिए जो मैंने मांगा था, फ्लैश मांगा था, तो मुझे इंसाफ चाहिए। वहीं पोर्शिया कहती है कि मर्सी, दया रखो, कैसे किसी का मांस ले सकते हो, किसी की बॉडी से मांस कैसे ले सकते हो, थोड़ा दया दिखाओ। और ये जो दया ना, ये कानून से ऊपर है, तो वहाँ पे वो एक बात बोलती है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेंड, है ना। तो ये ध्यान रखना है, पोर्शिया डज नॉट डिनाई द लॉ, सी यूजेज द लॉ टू डिफीट शाइलॉक। पोर्शिया कानून को मना नहीं करती, वो कानून का ही यूज़ करके शाइलॉक को हराती है। दूसरा है फ्रेंडशिप वर्सेस लव, यानी कि ये जो थीम है दोस्ती वर्सेस प्यार। एंटोनियो का बेशेनियो के लिए जो दोस्ती है और बेशेनियो का पोर्शिया के लिए जो प्यार है वो इसमें देखने को मिलता है
है ना। एंटोनियो रिस्क हिज लाइफ फॉर बेशेनियो, एंटोनियो अपने दोस्त की जान की बाजी लगा देता है ना, अपने दोस्त के लिए जान की बाजी लगा देता है, जो सच्ची दोस्ती को क्या है, ध्यान रखना, जो सच्ची दोस्ती का प्रतीक है। नेक्स्ट जो है अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, इसमें ना आपको ये भी देखने को मिलेगा दिखावा वर्सेस असलियत। कैसे? जो दिखती है चीज़ें वो होती नहीं है, वो सच नहीं होता। जैसे कास्केट वाला जब टेस्ट होता है या कास्केट वाली जब सीन आती है ना, गोल्ड वाला गोल्ड रहता है, कास्केट में 3 कास्केट रखे जाते हैं, पहला गोल्ड, दूसरा सिल्वर, लास्ट लेड। तो सब लोग गोल्ड की तरफ भागते हैं कि लग रहा है गोल्ड में ही सब कुछ होगा। तो वही कहा गया ना, जो दिखता है वो होता नहीं है। तो गोल्ड में हर गोल्ड में वहाँ लिखा रहता ना, थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम, द कास्केट टेस्ट इज गोल्ड आउटवर्ड शो इज ट्रैप, लेड हम्बल इज द प्राइज। और यहाँ पे गोल्ड पे ही लिखा रहता है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं ये। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, है ना। गोल्ड के जो कास्केट है ना वो क्या है, वो स्कल लाता है, मौत लाता है, जबकि जो लेड कास्केट है वो क्या है, वो असली इनाम लाता है। लेकिन लोग किसकी तरफ भागेंगे? अगर एक सामने गोल्ड रख दिया जाए और एक के सामने लेड रख दिया जाए, शीशे का कास्केट, तो क्या कोई शीशे वाला लेगा? नहीं, गोल्ड की तरफ भागेंगे। तो अंदर तो कुछ नहीं था, इसलिए ये कहा गया कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, मत भागा करो ऐसे। तो ये भी दिखाया गया है। प्रिजुडिस एंड एंटीसेमिटिज्म, ये भी है। पूर्वाग्रह और यहूदी विरोध, मतलब ईसाई लोग शाइलोक को ना डॉग या डेविल, है ना, जो क्रिश्चियन लोग थे वो शाइलोक को डॉग या डेविल कहते थे, और यही नफ़रत शाइलोक को बदला लेने पर मजबूर करती है। ये तो गलत है ना, किसी को डॉग या डेविल कहना, है ना। लेकिन उस समय नफ़रत थी यहूदियों से, मैंने बताया भी क्यों नफ़रत थी, रीज़न क्या था, तो ये ध्यान रखना है। इज़ द प्ले एंटीसेमिटिक आर इज़ इट क्रिटिसाइजिंग द क्रिश्चियन हिपोक्रेसी। तो क्या ये प्ले, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि क्या ये प्ले एंटीसेमिटिक है या फिर ये ईसाइयों का एक हिपोक्रेसी दिखाता है, यानी कि क्रिश्चियन का पाखंड दिखाता है। ये एक बड़ा बहस का विषय है, तो ये ध्यान रखना। वेल्थ एंड मटेरियलिज्म भी है। वेनिस एक ऐसी जगह है ना, वेनिस एक ऐसी प्लेस है जहाँ पैसे बहुत मायने रखते हैं, यहाँ तक कि प्यार की भी बातें पैसों की भाषा में होती है। जैसे पोर्शिया को यहाँ पे क्या कहा गया है, जैसे पोर्शिया को गोल्डन फ्लीस, है ना, गोल्डन फ्लीस या इनाम कहा जाता है पोर्शिया को। पोर्शिया इज़ अ प्राइज, बेशेनियो हैज़ डेट। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, पोर्शिया को क्या कहा जाता है, पोर्शिया को गोल्डन फ्लैश, FLEECE ये कहा जाता है, तो ध्यान रखना है। आ जाते हैं हम लोग कहानी पे, जल्दी से समझ लेते हैं कहानी को। देखो कहानी क्या स्टार्ट होती है, सबसे पहले एक्ट 1 आएगा, दी बॉन्ड, है ना। एक्ट 1 में हम देखेंगे वेनिस से कहानी स्टार्ट होती है, और इस वाले में एक्ट 1 में हम बात करेंगे कि कहानी किस पर फोकस्ड है, तो बॉन्ड वाले पे, यानी कि कर्ज और जानलेवा जो कंडीशन है, जो शर्त है। तो कहानी शुरू होती है वेनिस शहर में। मैंने कहा ना वेनिस शहर में इसकी सेटिंग रखी गई है, तो वेनिस सिटी से कहानी की शुरुआत होती है। होता क्या है कि जो एंटोनियो है, जो मेन कैरेक्टर है, टाइटल कैरेक्टर है ना एंटोनियो, वो सैड मोमेंट रहता है एकदम, शुरुआत इसी से होती है, इसको दिखाया जाता है, ये काफ़ी सैड रहता है ना। जो इस प्ले का मर्चेंट, मतलब मर्चेंट यही है, मर्चेंट ऑफ वेनिस ना, तो मर्चेंट यही है। और ये दिखाते कि काफ़ी उदास है ये, और इसे नहीं पता कि क्या हुआ है, क्यों उदास हूँ मैं। अच्छा, मैं इसको ना आई करके एड्रेस करूँगी तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको नहीं पता कि मैं क्यों उदास हूँ, बस ऐसे ही होता नहीं है, कभी कभी मन नहीं लगता, तो इसको ऐसा ही फील होता है। तभी इसका एक दोस्त आता है जिसका नाम रहता है बेशेनियो, है ना। ये आता है, कहता है भाई मुझे कुछ पैसे चाहिए, है ना, इससे पैसे मांगता है ये बेशेनियो, इससे पैसे मांगता है एंटोनियो से। तो ये पूछता है पैसे क्यों चाहिए, तो ये कहता है भाई बेलमोंट जाना है। तो ये पूछता है बेलमोंट में क्या है, तब ये कहता है बेलमोंट में मुझे एक अमीर पोर्शिया है ना, नाम बताता है पोर्शिया, एक अमीर है, उसी को इम्प्रेस करना है और उससे शादी करनी है। क्योंकि कास्केट समारोह हो रहा होता है, तो इसको उसकी खबर मिलती है बेलमोंट की, तो इसको पता रहता पोर्शिया के बारे में।
तो ये सोचता है कि अगर मैं पैसे जाके मैं भी उस समारोह में जाके शामिल हो जाऊंगा तो मैं भी पोर्शिया को इम्प्रेस कर सकता हूँ, मैं उससे शादी करना। तो ये बात ये एंटोनियो को पूरा बताता है कि भाई ऐसे ऐसे करना है, लड़की को इम्प्रेस करना है, शादी करना है। अब पैसे हैं नहीं मेरे पास, तू मुझे उधार दे दे तो ज़्यादा अच्छा है, मतलब तू मुझे पैसे दे दे। तो ये कहता है कि मेरी तो इस समय सारी जहाज़ें चली गई हैं, मेरे पास पैसे नहीं है ना, ये कहता है। लेकिन कोई नहीं, मैं तेरे लिए जुगाड़ कर दूंगा। होता नहीं है दोस्तों में, ऐसा होता है, कोई नहीं मैं तेरे लिए जुगाड़ कर दूंगा, चल चलते हैं। तो ये कहता है कहाँ, चलो उसी जूइस के पास। कहाँ पे, अब हम आ जाते हैं जूइस यानी कि शाइलॉक के पास। तो ये कौन रहता है, ये जूइस मनी लेंडर रहता है ना। ये भी पैसे वैसे उधार देता है लेकिन ब्याज पे देता है। तो इसके पास दोनों दोस्त आते हैं, एंटोनियो और बसेनियो दोनों आते हैं। इससे कहते हैं, तो एंटोनियो के पास तो कोई कैश नहीं रहता है ना, वो कहता ना कि भाई मेरे पास कोई कैश नहीं है, ये बात बोलता है कि एंटोनियो कहता है मेरे पास कोई कैश नहीं है क्योंकि मेरे सारी जहाज़ समुद्र में है, इसलिए वो कहता है लेकिन मैं तेरे लिए कुछ इंतज़ाम कर दूंगा, चल। तो ये लोग साइलोक के पास आते हैं, जो कि ये एंटोनियो का दुश्मन है साइलोक। इसके पास आते हैं, मांगते हैं, क्या मांगते हैं, 3000 डुकेट्स। ये याद रखना, कितने 3000 डुकेट्स यानी कि 3000 मुद्रा उधार मांगते हैं। वो भी कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। कहते हैं 3000 डुकेट दे दो और 3 महीने में हम तुम्हारा वापस कर देंगे। इस शाइलॉक से मांगते हैं। लेकिन शाइलॉक ठहरा, मैंने कहा ना ब्याज पे देता है, ऐसे तो देगा नहीं। तो इसको भाई, अब दोनों दुश्मन भी हैं, ब्याज तो अपनी जगह पे है, एक टाइम दोनों दुश्मन भी हैं, लेकिन इसको अपने दोस्त के लिए इसके पास आना पड़ा। इसलिए ये कहता है, ये भी एंटोनियो से नफरत करता है, तो इसलिए ये कंडीशन रखता है। शाइलॉक यहाँ पे एंटोनियो से तो नफरत करता ही करता है, तो ये सोचता है, शाइलॉक यहाँ पे एंटोनियो को बिना ब्याज के पैसे देता है। कहता है ठीक है बिना ब्याज के पैसे ले लो। शाइलॉक की बेइज्जती करता है ना। फिर क्या होता है यहाँ, अच्छा यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। अच्छा ये नफरत क्यों करता है शाइलॉक, एंटोनियो से क्यों नफरत करता है, क्योंकि एंटोनियो बिना ब्याज के, अगर किसी को उधार देना होगा ना तो बिना ब्याज के पैसे देता है उसी वेनिस शहर में। तो इसको लगता है ये मेरी बेइज्जती कर रहा है, क्योंकि ये ब्याज का पैसा देता है, बिना ब्याज का पैसा देगा ही नहीं शाइलॉक, और ये देता है बिना ब्याज का पैसा। तो इसको लगता है ये मेरी बेइज्जती करता है, इसलिए ये इससे नफरत करता है। तो शाइलॉक यहाँ पे एक मैरी बॉन्ड रखता है। क्या रखता है, एक मैरी बॉन्ड, एक कंडीशन रखता है, एक मजाकिया शर्त रखता है क्या है कि अगर एंटोनियो 3 महीना बोला है ना, 3 महीने के अंदर पैसे लौटा देगा, बट अगर एंटोनियो ने समय से पैसे नहीं लौटाए तो शाइलॉक उसके शरीर से पाउंड ऑफ फ्लेश काट लेगा। ये कंडीशन रहता है। कहता है अगर तुमने 3 महीने के अंदर पैसे नहीं लौटाए ना, मेरे 3000 डुकेट्स नहीं लौटाए ना, तो मैं यहाँ पे तुमसे कंडीशन रखना चाहूँगा कि अगर तुमने नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारे शरीर से अ पाउंड ऑफ फ्लेश ले लूँगा, काट लूँगा। अब यहाँ पे एंटोनियो को भरोसा रहता है, पूरा भरोसा कि उसके जहाज़ समय से पहले आ जाएंगे, इसलिए वो साइन कर देता है। बड़े ही कॉन्फिडेंटली वो एग्री हो जाता है इस चीज़ को लेके। ठीक है भाई, कहानी यहाँ तक समझ में आई। अब हम लोग बेलमोंट पहुँचते हैं। पैसे अपने दोस्त को दे दिया बसेनियो को, अब बसेनियो पैसे लेकर सीधा कहाँ पहुँच गया, बेलमोंट। पोर्शिया इज टायर्ड ऑफ हर सूटर्स, हर फादर्स विल फोर्सेस देम टू चूज वन ऑफ 3 कास्केट, गोल्ड सिल्वर लेड, टू मैरी हर। अब यहाँ पे बेलमोंट में हम देखेंगे तो पोर्शिया अपने शादी के जितने भी सूटर्स आए हैं सब परेशान है, क्योंकि इसके पोर्शिया के जो फादर के जो वसीयत है उस विल के मुताबिक कि जो भी 3 यहाँ पे कास्केट रखे हुए हैं, एक गोल्ड के हैं, एक सिल्वर है, एक लेड है, ये तीनों में से जो सही संदूक, जो सही कास्केट चुनेगा वही उससे शादी कर पाएगा। और जिससे पोर्शिया बहुत परेशान हो गई है कि आखिर ऐसा कंडीशन क्यों रखा गया। मैं तो चाह सकती थी किसी से भी शादी कर लूँ जिससे मैं चाहूँ, लेकिन ये मेरे फादर के विल में था ये, इसलिए ये परेशान हो गई है। और यहीं पे ये वो भी आ जाता है, बसेनियो भी आ जाता है। फिर एक्ट सेकंड में हम देखेंगे एलोपमेंट एंड कास्केट, यानी कि एक्ट सेकंड में एलोपमेंट को दिखाया जाएगा, एलोपमेंट पे फोकस्ड रहेगा और कास्केट सीन रहेगी। वेनिस और बेलमोंट दोनों का दिखाया जाएगा एक्ट सेकंड में। तो 2 घटनाएं होती हैं एक्ट सेकंड में, एक तो जेसिका का भागना, दूसरा यहाँ पे कास्केट सीन। एलोपमेंट ये होगा कि शाइलॉक की बेटी जो रहती है जेसिका, वो प्यार करती है एक लॉरेंजो नाम से, एक लॉरेंजो नाम के लड़के से प्यार करती है। और लॉरेंजो ठहरा क्या, क्रिश्चियन।
लॉरेंजो ठहरा क्रिश्चियन, जाति का ये क्या है, क्रिश्चियन है, और जेसिका क्या है, ये जूइस है। तो ये इससे प्यार करती है। तो यहाँ पे इसके फादर जो है, फादर को शायद पता रहता है, तो बहुत ज़्यादा इसको स्ट्रिक्ट करता है, मतलब बहुत सख्ती इसके साथ बरतता है ना। तो लेकिन जेसिका को ये पसंद नहीं है, अपने फादर की सख्ती से ये नफ़रत करती है। तो ये क्या करती है, एक टाइम पाती है कि हम लोग चले जाएंगे, ये मेरे फादर की भी शादी होने नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग का जो धर्म वगैरह रिलीजन है वो अलग है, शादी तो होने नहीं देंगे। तो एक काम करते हैं, हम लोग एलोप कर जाते हैं, भाग जाते हैं। तो फिर प्लान ये लोग करते हैं कि कैसे भागेंगे। तो रात के समय में एक ना मस्क्वेरेड के दौरान, ये ध्यान रखना, मस्क्वेरेड यानी कि एक मुखौटा पार्टी होती है, सब लोग मास्क पहने रहते हैं, मास्क पार्टी होती है, ऐसे याद रख सकते हो, मास्क पार्टी होती है रात के समय। तो मास्क पार्टी में सब लोग मास्क पहने हुए हैं, तो इन लोगों को मौका मिल जाता है कि ये लोग भी मास्क पहन के वहाँ से निकल लेते हैं। तो जेसिका और लॉरेंजो दोनों वहाँ से इसी का फ़ायदा उठा के, जब मॉस्क्वेरेड चल रहा होता है, मास्क पार्टी चल रही होती है, उसी का फ़ायदा उठा के दोनों निकल जाते हैं। और साथ में जो जेसिका है ना, साथ में वो अपने फादर के पैसे, जितने भी गहने हैं, और एक टर्क्वाइस रिंग भी, फिरोज़ा की रिंग जो उसकी माँ की थी, यानी कि शाइलॉक की बीबी की थी, ली की थी, तो ये सारा लेके बेटी फरार हो जाती है। किसके साथ, लॉरेंजो के साथ, एक ईसाई लड़के के साथ, लॉरेंजो के साथ ये भाग जाती है। फिर क्या होता है, शाइलॉक को जब पता चलता है, शाइलॉक का गुस्सा, जब शाइलॉक को पता चलता है ना कि उसकी बेटी और पैसे गायब हैं, है ना, शाइलॉक जब पता चलता है कि उसकी बेटी और पैसे दोनों गायब हैं, तो वो पागल हो जाता है, वो चिल्लाता है, ही क्राइज माई डॉटर, ओ माई डुकेट्स। पहले तो कहता है माई डॉटर, फिर कहता है ओ माई डुकेट्स, मेरी बेटी, हाय मेरे पैसे, है ना। तो उसे बेटी से ज़्यादा पैसों के दुख हैं शाइलॉक के। फिर उसके बाद हम पहुंचते हैं, मैंने कहा 2 घटनाएं होंगी एक सेकेंड में। फिर हम लोग पहुंच जाते हैं कास्केट सीन पर। अच्छा, कास्केट सीन में क्या हुआ, 3 कास्केट रखा हुआ, गोल्ड और सिल्वर और लेड। तो कौन कौन चुनता है, तो देखो 3 कास्केट होते हैं, एक गोल्ड। तो गोल्ड को कौन चुनता है, तो एक आया रहता है प्रिंस ऑफ मोरक्को, मोरक्को का राजकुमार आया रहता है। ये बेचारा शादी करने के लिए आता है पोर्शिया से, लेकिन 3 कास्केट सामने रहते हैं। तो ये बेचारा किस पे, इसका दिल आ जाता है गोल्ड कास्केट पे। इसको लगता है गोल्ड कास्केट चुनूंगा तो पक्का गोल्ड वाले कास्केट में होगा, पोर्शिया की तस्वीर होगी, है ना, पोर्शिया की पिक्चर होगी, तो मुझे मिल जाएगा, क्योंकि गोल्ड कास्केट बहुत अच्छा माना जाता है, गोल्ड है ना। तो वही ना, चमकती दमकती चीज़ को ही अपना लिया। तो ये गोल्ड को चुनता है। तो जब ये खोलता है ना, उस पर लिखा रहता है हु चूजेज मी शैल गेन वॉट मेनी मेन डिज़ायर, उस पर लिखा रहता है। ये गोल्ड कास्केट को चुनता है जिस पर लिखा रहता है जो मुझे चुनेगा उसे वह मिलेगा जो बहुत से लोग चाहते हैं। और जैसे ही वो खोलता है तो अंदर एक स्कल होता है, एक खोपड़ी रहती है। तो एक सीख दी गई है कि लालच बुरी बला है। इस तरह यहीं पे गोल्ड वाले में ही आपको ये भी मिलता है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरे राजकुमार की बारी आती है। तो ये प्रिंस ऑफ एरागॉन के राजकुमार आए, तो इन्होंने सिल्वर कास्केट को चुना, है ना। इन्होंने कहा कि सिल्वर में होगा भाई, गोल्ड में नहीं है तो पक्का सिल्वर में होगा, और सिल्वर में होगा तो शादी हो जाएगी। तो जैसे ही सिल्वर वाले कास्केट पे क्या लिखा रहता है ना, ये सिल्वर कास्केट के चुनते हैं, और जिस पर लिखा रहता है हु चूसेथ मी शैल गेट एज मच, ठीक है। तो हु चूसेथ मी शैल गेट एज मच एज ही डिजर्व्स, इस पे क्या लिखा रहता है सिल्वर वाले पे कि जो मुझे चुनेगा उसे उतना मिलेगा जितना वो हकदार है, जितना वो डिज़र्व करता है। यानी कि अंदर उसे एक बेवकूफ़ की तस्वीर, जैसे ही वो खोलता है तो एक ब्लिंकिंग इडियट की तस्वीर उसे मिलती है, पिक्चर ऑफ अ फूल, है ना, एक बेवकूफ़ की तस्वीर मिलती है ब्लिंकिंग इडियट की। सीख ये दी गई है कि घमंड नहीं करना चाहिए। फिर एक्ट 3 में हम लोग आ जाएंगे। तो एक्ट 3 में क्राइसिस है, क्लाइमेक्स सीन आ गया है, प्यार की जीत, दोस्त पर मुसीबत। फिर उसके बाद अच्छा चुनता कौन है, तो लेड कास्केट कौन चुनता है, तो विनर बेशेनियो ही चुनता भाई, जो हीरो रहेगा वही चुनेगा, है ना, चाहे कितने भी राजकुमार आ जाएं। लेकिन होता है मूवी में वही चीज़ होगा जो हीरो चाहे कितना भी गरीब हो, चुनेगा वही सही चीज़। तो बेशेनियो अराइव्स इन बेलमोंट, बेशेनियो बेलमोंट पहुंचता है, वो लेड कास्केट को चुनता है बेशेनियो, है ना, लेड कास्केट को चुनता है जिस पर लिखा रहता है हु चूजेस मी मस्ट गिव एंड हैजार्ड ऑल ही हैथ,
है ना, उस पर लिखा रहता है जो मुझे चुनेगा उसे सब कुछ जोखिम में डालना होगा। और जैसे ही वो खोलता है, जैसे ही वो संदूक वो कास्केट खोलता है तो अंदर पोर्शिया की पिक्चर रहती है, पोर्ट्रे, और वो उसको जीत लेता है ना, वो जीत जाता है। और उसी समय बेसेनियो का जो दोस्त है ग्रेशियानो, पोर्शिया की जो नौकरानी है नरेशा को भी प्रपोज कर देता है। जो ग्रेशियानो है ये भी साथ में आया रहता है ना बेसेनियो के साथ में। तो ये देखता है कि पोर्शिया को तो ये ले गया, अब इसकी जो मेड है नरेशा ये मुझे अच्छी लग रही है, तो ये इसको प्रपोज कर देता है उसी समय। उसके बाद क्या होता है, द रिंग। पोर्शिया बेसेनियो को एक रिंग देती है, मेकिंग हिम प्रॉमिस नेवर टू लूज इट। तभी पोर्शिया बेसेनियो को एक रिंग देती है और वादा लेती है कि वो कभी इसे खोएगा नहीं। ये कहता है ठीक है। फिर डिजास्टर न्यूज़ अराइव फ्रॉम वेनिस, एंटोनियो शिप्स हैव wrecked, ही इज़ बैंकक्रप्ट एंड कैन नॉट रीपे द बॉन्ड, शाइलॉक डिमांड्स हिज पाउंड ऑफ फ्लेश। जब इन लोग का मेल मिलाप हो जाता है तभी खबर आती है, वेनिस से बुरी खबर आती है कि एंटोनियो के जहाज़ जो है वो डूब गए हैं और वो बैंकक्रप्ट हो गया है और बॉन्ड चुकाने में फेल हो गया। यानी कि जो बॉन्ड था 3000 डुकेट्स जो उसको चुकाने थे वो उसमें फेल हो गया, क्योंकि उसके जहाज आए ही नहीं, वो डूब गए। और शाइलॉक अब पैसे नहीं बल्कि उसका फ्लैश मांग रहा है सॉरी, पाउंड ऑफ फ्लैश मांग रहा है, ठीक है, क्योंकि वो पैसे चुका नहीं पाएगा। इसलिए अब ये शाइलॉक ना यहाँ पे चाल चलता है, क्योंकि दुश्मनी इसको निभानी है कि अब मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम्हारा पाउंड ऑफ फ्लैश यानी कि फ्लैश मांग रहा है, अब इसको बचाना है। तो पोर्शिया यहाँ पे सोचती है, पोर्शिया यहाँ पे बेसेनियो को बताती है। पोर्शिया बेसेनियो से कहती है पहले शादी करो, फिर मेरा सारा सोना लेकर वेनिस जाओ और अपने दोस्त को बचाओ। जब बेसेनियो चला जाता है तो पोर्शिया और नरेशा क्या बोलती हैं, पोर्शिया और नरेशा यहाँ पे डिस्गाइज करती हैं। जब बेसेनियो लेके चला जाता है ना तो वो कहता है पहले शादी करो। पोर्शिया बेसेनियो से कहती है कि पहले शादी कर लेते हैं, उसके बाद जाओ वेनिस अपने दोस्त को मतलब पैसे वैसे लेके जाओ, अपने दोस्त को बचा लो। वो तो चला जाता है बेसेनियो, वेनिस चला आता है। जब बेसेनियो चला जाए तो पोर्शिया और नरेशा क्या करती हैं, यहाँ पे डिस्गाइज हो जाती हैं, क्योंकि इन लोग को भी बचाना है, लेकिन बेसेनियो की नज़र में नहीं बचाना, बेसेनियो की पीठ पीछे लोग जाती हैं बचाने, किसी को ना पता चले। तो पोर्शिया और नरेशा क्या करती हैं, दोनों डिस्गाइज होती हैं, यानी कि अपना भेष बदलती हैं। तो पोर्शिया क्या बन जाती है, पोर्शिया डिस्गाइज होती है तो एक लॉयर का भेष बदलती है, लॉयर बनती है। नाम क्या रखती है, बाल्थसर रखती है। और जो नरेशा है इसकी जो मेड होती है, इसकी जो दोस्त होती है, वो इसकी क्लर्क बन जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे एक्ट 4 में हम लोग पहुँच गए हैं। ट्रायल सीन कहाँ पे आता है, एक्ट 4 में, यानी कि एक्ट 4 में यानी कि मुकदमा ट्रायल मतलब अदालत का जो ड्रामा है वो यहीं पे चलता है। देन क्या होता है, द ड्यूक कैन नॉट सेव एंटोनियो बिकॉज ऑफ द लॉ, शाइलॉक रिफ्यूजेस 6000 डुकेट्स, डबल द लोन, ही वांट्स रिवेंज। फिर क्या होता है, ये लोग का केस वैस चलने लग जाता है कोर्ट में। अब जो वहाँ का वेनिस का जो ड्यूक है वो भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि भाई कानून जो सबके बराबर है, वहाँ का मैंने बताया कानून सबके लिए इक्वल है, तो वहाँ पे ड्यूक भी कुछ नहीं बोल सकता। ये नहीं देख सकता कि भाई ये क्रिश्चियन है, ये जूइस है तो इसका साथ दे क्रिश्चियन का, ऐसा कुछ नहीं था। वेनिस का जो कानून था वो सबके लिए इक्वल था, इसलिए वहाँ पे ड्यूक भी कुछ नहीं कर पाते, वो एंटोनियो को चाहे के भी नहीं बचा पाएंगे, वो कानून से मजबूर हैं। अब यहाँ पे जो बेसेनियो है, बेसेनियो शाइलॉक को ना 6000 डुकेट्स दुगनी रकम देने को तैयार है, पर शाइलॉक मना कर देता है। उसे सिर्फ अब क्या चाहिए, ही वॉन्ट्स रिवेंज, उसे सिर्फ बदला चाहिए। मतलब बेसेनियो आ जाता है पैसे उसे लेके टाइम पे और इसको देता है कि भाई तूने 3000 दिए थे, मैं 6 दे रहा हूँ, दुगना दे रहा हूँ, ले ख़त्म कर इस चीज़ को, बात को ख़त्म कर। लेकिन शाइलॉक को अब बदला लेना है, पैसे नहीं लेना है, समझ में आया। तो ये ध्यान है, उसको सिर्फ चाहिए पाउंड ऑफ फ्लैश। अब कहानी पहुंच गई अदालत में। अब वहाँ पे लॉयर तो आएंगे ही, तो लॉयर कौन बन के आता है, पोर्शिया, है ना। पोर्शिया यहाँ पे बाल्थजर बन के आती है, एक लॉयर बन के आती है। नाम क्या रखती है, बाल्थजर। किसी को नहीं पता कि ये पोर्शिया ही है, ना बेसेनियो को ना एंटोनियो को, किसी को नहीं पता। ये वकील बन के आती है, नाम क्या रखती है, बाल्थजर बनकर अदालत में आती है। और नरेशा इसकी क्लर्क बन के आती है। नरेशा जो होती है ना, ये भी डिस्गाइज होती है, ये इसकी क्लर्क बन के आती है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद अब ये दोनों पहुंच गए हैं, अब ये लॉयर बन के पहुंच गए, तो ऑब्वियसली वहाँ पे दलीलें रखेंगी, लड़ेंगी, है ना। तो पोर्शिया यहाँ पे अपनी फेमस स्पीच देती है, क्वालिटी ऑफ मर्सी, ये वाली स्पीच देती है और कहती है कि दया करना भगवान का गुण है।
पर शाइलॉक दया करने से मना कर देता है। उसको समझाती है कि देखो दया करो, भगवान का भी गुण है दया करना, और तुम भी दया करो। तो शाइलॉक यहाँ पे दया करने से मना कर देता है, ही रिफ्यूजेस। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर और भी कानूनी पेच रखती है। पोर्शिया यहाँ पे कहती है ठीक है, पोर्शिया अलाउ शाइलॉक टू टेक द फ्लैश बट वॉन्स हिम। अब यहाँ पे पोर्शिया लास्ट में थोड़ा सा चाल चलती है। पोर्शिया कहती है यानी कि कानून का भी सब कुछ बना रहे और हम केस भी जीत जाए। फिर पोर्शिया कहती है ठीक है मांस काट लो, लेकिन एक शर्त रखती हूँ मैं। तुमको मांस चाहिए ना, तुमने कहा पाउंड ऑफ फ्लैश चाहिए, यानी कि मांस का एक टुकड़ा चाहिए तुम्हें, ठीक है तुम रख लो, तुम काट लो उसके शरीर से। यहाँ पे वो बॉर्न करती है, दिस बॉर्न डोथ गिव दी हियर नॉट जॉट ऑफ ब्लड, रख दी ना। कहती है यहाँ पे ठीक है मांस काट लो, लेकिन वह एक शर्त रखती है, क्या कि दिस बॉर्न डोथ गिव दी हेयर नो जॉट ऑफ ब्लड, मतलब इस बॉर्न से खून का जिक्र नहीं है। तुमने सिर्फ फ्लैश का, उस समय जब पैसे लेन देन हुआ था तो उस समय तुमने सिर्फ फ्लैश मांगा था, है ना, सिर्फ मांस मांगा था, खून नहीं मांगा था। तो याद रखना इस चीज़ को, खून का कहीं भी, ब्लड का कहीं भी जिक्र नहीं है, तुम सिर्फ क्या मांग रहे हो, फ्लैश मांग रहे हो। फिर यहाँ पे कहती है इफ़ ही शेड्स वन ड्रॉप ऑफ क्रिश्चियन ब्लड हीज लैंड्स विल बी कॉन्फिस्केटेड। फिर कहती है कि अगर मांस काटते समय, तुम ले लो मांस काट लो उसके शरीर से, लेकिन अगर मांस काटते समय एक बूंद भी ईसाई खून गिरा, अगर मांस काटते समय एक खून भी गिरा, ईसाई का खून गिरा, तो वेनिस कानून के मुताबिक तुम्हारी सारी ज़मीन जायदाद जब्त कर ली जाएगी। इस तरह पोर्शिया शाइलॉक के सामने रखती है। कहती है तुमने सिर्फ पाउंड ऑफ फ्लैश के लिए बात की थी, ब्लड की बात नहीं की थी। तो याद रखना, तुम ले लो उसके बॉडी से फ्लैश काट लो, लेकिन ब्लड नहीं गिरना चाहिए, किसी भी क्रिश्चियन का ब्लड नहीं गिरना चाहिए, यानी कि ईसाई का, है ना। मांस काटते समय एक बूंद भी ईसाई का खून नहीं गिरना चाहिए, वरना वेनिस के कानून के मुताबिक तुम्हारी अगर एक बूंद भी खून गिरा, ब्लड गिरा, तो वेनिस के कानून के मुताबिक तुम्हारी सारी ज़मीन जायदाद क्या कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। अब यहाँ पे बेचारा फंस गया, है ना। पनिशमेंट, शाइलॉक इज डिफीटेड, द कोर्ट पनिशेस हिम। अब क्या हुआ, शाइलॉक फंस जाता है यहाँ पे। अब क्या बोलेगा भाई, उसको सिर्फ फ्लैश चाहिए, तो फ्लैश काटने से तो खून तो गिरेगा ही गिरेगा, खून की थोड़ी ना बात होती, सिर्फ फ्लैश मांग रहा था वो। तो शाइलॉक यहाँ पे फंस जाता है, वो पीछे हटता है, पर अब पोर्शिया उसे छोड़ती नहीं है क्योंकि उसने एक नागरिक की जान लेने की कोशिश की है, अदालत उसे सज़ा देगी। तो इस मोमेंट पे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ट्रेजिक एलिमेंट्स हैं, क्योंकि भाई फ्लैश अगर काटेगा तो ऑब्वियसली उसकी जान को खतरा है। तो यहाँ पे ये ट्रेजिक एलिमेंट्स हैं, इसलिए इस प्ले में कॉमेडी और ट्रेजिक एलिमेंट दोनों मिलते हैं, इसलिए ट्रेजिक कॉमेडी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये छोड़ती नहीं है कि तुमने किसी एक नागरिक की जान लेने की कोशिश की, अदालत तुम्हें सज़ा ज़रूर देगी। तो इसको सज़ा के तौर पे क्या मिलता है, ही मस्ट कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी, इसे अपना धर्म बदलकर ईसाई बनना होगा, ये सज़ा थी। दूसरी सज़ा ये थी, ही मस्ट लीव हिज वेल्थ टू जेसिका एंड लॉरेंजो अपॉन हिज डेथ। दूसरी सज़ा ये थी कि इसे अपनी वसीयत में सब कुछ अपनी बेटी जेसिका और लॉरेंजो के नाम करना होगा मरने के बाद, ये दूसरी थी, ठीक है। तो ये दोनों सज़ा इसकी थी, क्रिश्चियनिटी। अब सबसे बड़ी सज़ा तो यही थी कि उसको धर्म अपनाना पड़ा, वो बनना नहीं चाहता था। तो यहाँ पे भी ऐसा लगा कि क्या शाइलॉक के साथ गलत हुआ है, ज़बरदस्ती उसको धर्म अपनाया गया। तो यहाँ पे भी इसलिए इसे प्रॉब्लम प्ले भी माना जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। फिर रिंग ट्रिक क्या होता है, जब ये जीत जाती है केस, कौन, बाल्थज़र, ये पोर्शिया ही रहती है, लेकिन किसी को पता नहीं ये पोर्शिया है, सबको लगता है ये वकील कोई आया भाई, हमारी एक मसीहा बन के आया, हमारी जान बचा गया, मतलब एंटोनियो और बेशनियो को लगता है। तो भाई अब पेमेंट भी चाहिए लॉयर को, लॉयर तो जीत गए, तो पेमेंट में क्या दे। तो यहाँ के फीस के बदले वकील जो रहता है, यानी कि जो बाल्थज़र है, वो बेशनियो से उसकी अंगूठी मांगता है। अंगूठी कौन दिए रहती है, पोर्शिया ही दिए रहती है। तो कहता है कि पेमेंट में मैं क्या दूँ, पैसे देना। तो कहती है नहीं पैसे नहीं, जो तुमने जो रिंग पहनी है ना, वो रिंग चाहिए मुझे। अब यहाँ पे फंस गया। बेशनियो पहले मना करता है, पहले देने से वो मना करता है, लेकिन एंटोनियो के कहने पर मजबूर हो जाता है। इस तरह उसका वादा जो है वो टूट जाता है, जो उसने पोर्शिया से वादा किया था कि हाँ मैंने, वो कहती है ना कि कभी भी इस रिंग को गायब मत करना, तो वादा करता है, तो वो टूट जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। फिर वो रिंग दे देता है, एंटोनियो के कहने पर मजबूर होकर रिंग उसको देना पड़ता है। उसको लगता है कि भाई ये बचाया इसने जान, इस वकील ने, तो इसकी फ़ीस तो देनी पड़ेगी, जो ये मांग रहा है वही देना पड़ेगा, मसीहा बन के आया है। तो वहीं पे वादा
टूट जाता है। इसने जानबूझ के मांगा था लेकिन इसको नहीं पता। फिर क्या होता है, हम लोग पहुंच गए हैं एक्ट 5 में, रेजुलेशन। बेलमोंट में ही रेजुलेशन दिखाया जाता है, समाधान मिलन इसी में होता है, हैप्पी एंडिंग इसी में होती है। तो दी नाइट, रात का सीन होता है। तो लॉरेंजो एंड जेसिका एंजॉय द मूनलाइट एंड म्यूजिक इन बेलमोंट। तो लॉरेंजो और जेसिका है ना, जो दोनों एलोप कर गए थे, तो बेलमोंट में लॉरेंजो और जेसिका मूनलाइट और म्यूजिक का आनंद ले रहे हैं। तो ये ध्यान रखना एक्ट 5 में। उसके बाद क्या होता है, पोर्शिया नरेशा रिटर्न बिफोर दियर हस्बैंड, है ना। पोर्शिया नरेशा अपने पत्नियों से पहले घर पहुंच जाती हैं, ठीक है, पहले ही पहुंच जाती हैं। वहाँ पे जल्दी जल्दी लोग भेज बदल के वापस से फिर अपनी सही पोजीशन में आ जाती हैं और इनके पहुंचने से पहले ये लोग पहुंच जाती हैं। फिर यहाँ पे झगड़ा करते हैं। व्हेन बेसानियो एंड ग्रेशियानो अराइव विदाउट दियर रिंग द वाइफ्स स्कोल्ड देम फॉर गिविंग देम टू अदर वुमेन। फिर जैसे ये लोग आते हैं, जब बेसानियो ग्रेशियानो आते हैं तो देखा जाता है कि उनकी अंगूठियाँ गायब है, दोनों के हाथों से अंगूठियाँ गायब है। एक चीज़ ध्यान रखना, पोर्शिया ने बेसानियो को दिया था तो नरेशा ने भी ग्रेशियानो को रिंग दिया था, और दोनों ही रिंग इन्होंने किसको दे दिया, उस लॉयर को, यानी कि बाल्थज़र, यानी कि वो पोर्शिया ही रहती, जो इन लोगों को नहीं पता। लेकिन बेचारे जैसे घर आते हैं तो दोनों पत्नियां यानी कि पोर्शिया और नरेशा दोनों अपने अपने हस्बैंड से झगड़ा करती हैं कि तुमने वादा किया था कि अंगूठी गायब नहीं, लेकिन तुम्हारे हाथ में अंगूठी नहीं है, कहाँ चली गई है। दोनों पत्नियां गुस्सा करती हैं, नाटक करती हैं, और उन्होंने अंगूठियाँ किसी और औरत को दे दी है, ऐसा है ना, जैसे बोलते हैं लोग, क्या तुमने किसी और औरत को दे दी है क्या। फिर तभी राज खुलता है। पोर्शिया रिवील सी वॉज द लॉयर, सी रिटर्न द रिंग एंड टेल एंटोनियो दैट 3 ऑफ हिज शिप्स हैव सेफली रिटर्न। तभी वहाँ पे राज खुल जाता है। लास्ट में पोर्शिया बता देती है कि वो वकील वही थी, मतलब बताती है कि मैं ही वकील थी जो वहाँ अदालत में मैंने ही बचाया था, मैं ही वकील बन के गई थी, और वह अंगूठियों को वापस कर देती है, ये लो अपनी अंगूठी। और एंटोनियो को भी वो खुशखबरी देती है कि उसके 3 जो जहाज़ है वो सेफली वापस आ गए हैं, है ना। तो ये सब सुन के हैप्पी एंडिंग होता है। 3 कपल सेलिब्रेट, पोर्शिया बेसानियो, नरेशा ग्रेशियानो, लॉरेंजो एंड जेसिका। तो लास्ट में ये 3 कपल खुशी खुशी, तीनों जोड़े खुशी खुशी सेलिब्रेट करते हैं। तो ये थी कहानी भाई, ओके। एक चीज़ और ध्यान रखना, जो ये जेसिका है ना, ये जो जेसिका है, जो वो टर्क्वाइस रिंग लेके जाती है ना, वो जहाँ पे जाती है लेके, वो वहाँ पे बेच देती है, ये ध्यान रखना है। अब हम लोग पहुँच जाएंगे यहाँ। अब शेक्सपियर ने इसमें क्या यूज़ किया है ना, शेक्सपियर की जो कला है उन्होंने क्या यूज़ किया, तो ये ट्रेजिक कॉमेडी स्ट्रक्चर है, यानी कि ये प्ले एक ट्रेजिक कॉमेडी है। इसमें एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली होती है, जैसे कि एंटोनियो की डेथ, अगर वो पाउंड ऑफ फ्लेश काट लेता तो हो सकती थी ना, ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन आखिरी पल में सब कुछ ठीक हो जाता है। लास्ट मिनट पे क्या हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, और कहानियाँ जो होती हैं वो मैरिज पे ख़त्म हो जाती हैं। कैरेक्टराइजेशन ऑफ शाइलॉक, शाइलॉक का जो चरित्र है वो विलेन है, फिर भी उसके साथ बुरा हुआ। विलन तो है, फिर भी उसके साथ बुरा हुआ लास्ट में ना। उसका डायलॉग ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इफ़ यू प्रिक अस डू वी नॉट ब्लीड। अगर आप हमें चुभाओगे तो क्या हमारा खून नहीं, अगर तुम मतलब आप हमें चुभाओगे तो क्या हमारा खून नहीं निकलेगा। तो ये साबित करता है कि हाँ, उसके साथ बुरा हुआ। शेक्सपियर ने उसकी इंसानी भावनाएं दी हैं, वो सिर्फ बुरा नहीं था, उसके साथ बुरा हुआ भी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ड्रामेटिक आयरनी की बात करेंगे तो ऑडियंस जानते हैं कि जो बाल्थज़र है वो असल में पोर्शिया है, लेकिन उसका जो हस्बैंड है बेसानियो ये नहीं जानता। तो ये सिचुएशन ऑडियंस के लिए एक मज़ेदार होती है, ये एक ड्रामेटिक आयरनी है। सिम्बॉलिज्म ऑफ कास्केट, तो गोल्ड पे जो रहता है ना, गोल्ड यानी कि सोने वाला जो रहता है, वो उस पर रहता है कि जो मुझे चुनेगा उसे वो मिलेगा जो बहुत लोग चाहते हैं, यानी कि अंदर खोपड़ी मिलती है, स्कल मिलता है जब वो खोलता है। तो ये लालच, यानी कि लालच बुरी बला है। सिल्वर जो है वो प्राइड के लिए है ना, जो मुझे चुनेगा उसे उतना मिलेगा जितना वो डिज़र्व करता है, यानी कि जब वो खोलता है तो एक बेवकूफ़ की तस्वीर मिलती है ना। लेड की बात करेंगे तो लेड जो है ये सेक्रीफाइस का सिंबल है ना, कि जो मुझे चुनेगा उसे सब कुछ जोखिम में डालना होगा। और जब वो खोलता है लिड को तो वहाँ पे देखता है कि पोर्शिया की पोर्ट्रेट है, वो जीत जाता है। लैंग्वेज याद रखना है यहाँ पे, शाइलॉक जो है ना वो हमेशा लॉ लैंग्वेज और रिपीटेटिव वाली बातें करता है, रिपीटेटिव और लॉ लैंग्वेज की बातें करता है, कानूनी भाषा और रेपिटेटिव वाली लैंग्वेज यूज़ करता है। पोर्शिया जो है वो पोएटिक और ऊंची भाषा बोलती है, पोएटिक और एलिवेटेड वर्ड्स में बोलती है, तो ये ध्यान रखना है। पोर्शिया की बात करेंगे, स्पेशल फोकस पोर्शिया पे अगर हम डालेंगे तो ये इंटेलिजेंस है ना, ये सिर्फ एक सुंदर प्राइज़ नहीं है बल्कि इस प्ले की असली सेवियर है। इस प्ले की क्या है, ये असली सेवियर है, यही सबको बचाती है।
डिस्गाइज की बात करेंगे तो ये उस समय के अदालत में सिर्फ मर्द जा सकते थे। आखिर इसने डिस्गाइज क्यों किया, ये लड़की बन के भी तो जा सकती थी ना, लेकिन उस टाइम के कोर्ट में सिर्फ मर्द जा सकते थे, इसलिए ये मतलब प्रूस वकील का भेष बदलती है बाल्थज़र। मेल डोमिनेटेड कोर्ट था। द इक्वालिटी ऑफ मर्सी, ये सबसे फेमस स्पीच है, वन ऑफ शेक्सपियर्स मोस्ट फेमस स्पीचेस, आर्गुइंग दैट मर्सी इज अ डिवाइन एट्रीब्यूट। तो ये सबसे फेमस स्पीच है। ये यहाँ पे आर्ग्यू करती है कि जो मर्सी है वो इंसान का नहीं बल्कि ईश्वर का गुण है। फेमिनिस्ट व्यू, ये प्ले के सभी मर्दों से ज़्यादा होशियार है। कौन? पोर्शिया। चाहे वो ड्यूक हो, चाहे साइलोक हो, चाहे उसका पति, खुद का पति बेशेनियो क्यों ना हो, सबसे होशियार यहाँ पे दिखाया गया पोर्शिया को। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स एंड लाइंस देख लेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन ऑफ फ्रॉम हेवन। तो ये बोलता कौन है? पोर्शिया। एक्ट 4 सीन फर्स्ट में बोलती है। कब बोलती है? ट्रायल सीन में। आपको ये ना याद रहे, लेकिन ये जरूर याद रखना, ट्रायल सीन में बोलती है लाइनें, ठीक है, ध्यान रखना है। और पोर्शिया ये बात किससे कहती है? शाइलोक से कह रही है कि वो बॉन्ड की मांग छोड़ दे और दया दिखाए। दया ज़बरदस्ती नहीं करवाई जा सकती, ये आसमान से बारिश की तरह कुदरती रूप में गिरती है, ये भगवान का गुण है। उसे बोलती है वो कि दया दिखाओ। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे बात करेंगे अगर हम एग्जाम इंपॉर्टेंस से याद रखना है यहाँ पे कि ये प्ले की जो ना मॉरल फिलोसफी है, दया वर्सेस कठोर कानून का अंतर है ना। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, हैथ नॉट अ ज्यू आइज, हैथ नॉट अ ज्यू हैंड्स ऑर्गन्स डायमेंशंस। ये कौन बोलता है? ये शाइलॉक बोलता है। एक्ट 3 सीन फर्स्ट में कहता है, यहाँ पे ध्यान रखना, कहता है कि जब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं तो वो पूछता है कि क्या यहूदियों और ईसाइयों में कोई शारीरिक फ़र्क है? क्या यहूदियों और ईसाइयों में कोई शारीरिक फ़र्क है? यहाँ पे वो पूछता है कि हमारी आंखें नहीं है, हमारे हाथ नहीं है, ऑर्गन सेम नहीं है, क्या कोई फ़र्क है? शाइलोक यहाँ पे इक्वलिटी की डिमांड कर रहा है। वो कहता है कि हम भी इंसान हैं भाई, जैसे क्रिश्चियन लोग इंसान हैं वैसे हम भी इंसान हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। एंड बात करेंगे यहाँ पे, ये विलन जो है ना, एग्जाम इंपॉर्टेंस, ये विलन जो है ना ये ह्यूमनाइज बनाता है और रेशियल प्रेजुडिस पर सवाल उठाता है कि क्यों इतनी हम लोग के साथ इतना भेदभाव क्यों। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सोन, ये जो है ना ये आपको कहाँ मिलेगा? स्क्रॉल इनसाइड द गोल्ड कास्केट। एक्ट सेकेंड सीन 7, प्रिंस ऑफ मोरक्को, ये पढ़ता है लाइनें, ये गोल्ड कास्केट में ही मिलेगा आपको, है ना। ये गोल्ड कास्केट जब वो खोलता है ना तो उसमें एक स्कल मिलती है, स्कल याद रखना, स्कल मिलती है और उसके साथ एक पर्ची रहती है, स्क्रॉल, ठीक है, एक पर्ची रहती है। तो वो पर्ची निकालता है तो उस पर पढ़ता है कौन? प्रिंस ऑफ मोरक्को पढ़ता है। उस पर ये लिखा रहता है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, है ना, यानी कि बाहरी सुंदरता और दौलत धोखा दे सकती है, असली गुण तो अंदर होते हैं, दिखावा वर्सेस असलियत। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, वो मैंने बताया अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, ये अक्सर ना प्रोवर्ब में वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पे है, इफ़ यू प्रिक अस डू वी नॉट ब्लीड, इफ़ यू रॉन्ग अस शैल वी नॉट रिवेंज। अगर तुम हमें चुभाओगे तो क्या खून नहीं निकलेगा? अगर तुम हमारे साथ गलत करोगे तो क्या हम बदला भी नहीं लेंगे? तो ये कौन कहता है? शाइलोक कहता है एक्ट 3 सीन फर्स्ट में, है ना, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। वो कहता है कि अगर यहूदी भी ईसाइयों जैसे इंसान है, अगर जुइस भी क्रिश्चियन जैसे इंसान है, तो जब हमें सताया जाएगा तो हम भी ईसाइयों की तरह बदला लेंगे। बदला लेना मैंने तुम ईसाइयों से ही सीखा है, ऐसा ये कहता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम एग्जाम इम्पोर्ट शो शाइलोक साइकोलॉजिकल मोटिवेशन, है ना, विक्टिम एंड विलन, बेचारा फंसा हुआ है, विक्टिम है कि विलन है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, आई होल्ड द वर्ड बट एज द वर्ल्ड, ग्रेशियानो स्टेज वेयर एवरी मैन मस्ट प्ले अ पार्ट एंड माइन अ शेड वन। यहाँ पे बताइए इसका क्या होगा, मतलब सॉरी, ये कौन कहता है? ये एंटोनियो कहता है, एक्ट 1 सीन फर्स्ट में, ठीक है, शुरुआत में ही एंटोनियो कहता है आई होल्ड द वर्ड बट एज द वर्ल्ड। प्ले की शुरुआत में जब ग्रेशियानो पूछता है कि तुम इतने उदास क्यों हो, ग्रेशियानो बेशर्मी दोनों रहते हैं, तो पूछता है ग्रेशियानो तुम इतने उदास क्यों हो, शुरुआत में ओपनिंग सीन में ही आता है, वो क्वेश्चन करता है कि काहे इतना सैड हो। तब ये बताता है कि लाइफ इज़ लाइक अ स्टेज, एंटोनियो रोल इन इट इज़ सॉरोफुल। वो कहता है दुनिया जो है वो स्टेज है,
सबको अपना रोल करना है और मेरा रोल दुख भरा है, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ से हमें देखने को मिलता है एज यू लाइक इट में, है ना, तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आ जाएगा। अच्छा, एग्जाम इंपॉर्टेंस, ये एंटोनियो की बिना वजह वाली उदासी को दिखाता है, बिना वजह वाली मेलनकली को दिखाता है। सो शाइन्स अ गुड डीड इन अ नॉटी वर्ल्ड, ये कौन बोलता है? ये पोर्शिया एक्ट 5 में बोलती है ना। जब वो बेलमोंट वापस आती है और दूर अंधेरे में एक मोमबत्ती जलती देखती है ना, उस समय बोलती है पोर्शिया, शी इज़ अ कैंडल शाइनिंग इन द डार्कनेस एट बेलमोंट। इसका मतलब क्या हुआ कि इस बुरी दुनिया में एक छोटा सा अच्छा काम भी दूर से चमकता है, जैसे मैंने किया है अच्छा काम, है ना, किसी की जान बचाया उसने भाई, है ना, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे बात करेंगे अगर हम एग्जाम इंपॉर्टेंट याद रखना है यहाँ पे, मॉरल कंट्रास्ट बिटवीन बेलमोंट हार्मनी एंड करप्ट वर्ल्ड, ठीक है। रीइंफोर्स द प्ले एथिकल टोन ऑफ एन यूज थीम बेस्ड। स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेजिक कॉमेडी की बात करेंगे तो सबसे पहले एक्सपोजिशन आता है एंटोनियो का, सैडनेस, बेशनियों की पैसे की जो नीड थी, है ना, यही तो था, एंटोनियो की उदासी, बेशनियों की पैसों की ज़रूरत। फिर कॉम्प्लिकेशन, कहानी आगे बढ़ती है, कॉम्प्लिकेशन, जेसिका का भागना जिससे शाइलॉक गुस्सा हो जाता है, बेशनियों को जीतना। फिर क्लाइमेक्स पे कहानी पहुंच जाती है ना, नहीं कॉम्प्लिकेशन की बात करेंगे तो बॉन्ड का साइन करना और वो कास्केट लॉटरी, कास्केट वाला टेस्ट। फिर उसके बाद डेवलपमेंट में बात करेंगे तो शाइलॉक का भागना, अरे उनका जेसिका का भागना, शाइलॉक का गुस्सा होना, ये सारी चीज़ें, बेसनियों का जीतना। फिर क्लाइमेक्स में हो जाएगा, ट्रायल सीन आपके एक्ट 4 में आता है, ये ध्यान रखना है, जब एंटोनियो की ज़िंदगी और मौत का फैसला होना रहता है ना। फिर रेजुलेशन, रिंग एपिसोड, रेस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर। क्रिटिकल व्यूज़ की बात करेंगे, थोड़ा जल्दी चल रही हूँ मैं। क्रिटिकल व्यूज़ की बात करेंगे तो प्रॉब्लम प्ले, क्रिटिक मतलब जो क्रिटिक है ना, जो मॉडर्न क्रिटिक है, इसे प्रॉब्लम प्ले कहते हैं, क्योंकि लास्ट में शाइलॉक को ज़बरदस्ती क्रिश्चियन बनाया जाता है, जो आज के समय में कॉमेडी नहीं लग सकता भाई। किसी को ज़बरदस्ती किसी का धर्म कबूल करवाओगे तो कॉमेडी है क्या? तो इसीलिए इसे प्रॉब्लम प्ले मानते हैं मॉडर्न क्रिटिक। विलियम हैजलिट क्या कहते हैं तो सिंपैथाइज्ड विद शाइलॉक सीइंग हिम एज अ विक्टिम ऑफ प्रेजुडिस। विलियम हैजलिट कहते हैं इन्होंने शाइलॉक के प्रति सिंपैथी दिखाई, वे उसे भेदभाव का शिकार मानते थे, है ना। हैरोल्ड ब्लूम क्या कहते हैं, इन्होंने कहा कि शाइलॉक एक कॉमिक विलन है, लेकिन उसका जो किरदार है, उसका जो रोल है इतना दमदार है कि वो पूरे प्ले पर कब्जा कर लेता है। वाओ, शाइलॉक इज़ अ कॉमिक विलन बट हिज इंटेंसिटी हाईजैक द प्ले। इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे बात करेंगे इंटरप्रिटेशंस, यानी कि इन शेक्सपियर टाइम शाइलॉक वॉज ऑफन प्लेड एज अ कॉमिक डेविल, रेड विग नोज। इन द 19th century हेनरी इरविंग ही बिकेम अ ट्रेजिक विक्टिम। तो शेक्सपियर के टाइम पे शाइलॉक को एक जोकर, या यूँ बोलो कि लाल विग या बड़ी नाक के साथ उसकी तरह दिखाया जाता है, कि जोकर की तरह, एक राक्षस की तरह दिखाया जाता था। 19th century में इसे एक ट्रेजिक विक्टिम की तरह दिखाया जाने लगा। समझ में आया? तो शेक्सपियर के टाइम पे इसे कैसे दिखाया, जैसे जोकर रहता ना, लाल सी बड़ी सी विग, लाल विग पहना दो, बड़ी सी नाक लगा दो, वैसे दिखाया जाता था शाइलॉक को। लेकिन 19th century में इसे एक ट्रेजिक विक्टिम की तरह दिखाया गया है, ये ध्यान रखना है। वन लाइनर एग्जाम फैक्ट की बात कर लेंगे हम। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, तो एंटोनियो इज द मर्चेंट ऑफ वेनिस नॉट शाइलॉक, ठीक है। तो एंटोनियो ही मर्चेंट ऑफ वेनिस है, शाइलॉक नहीं है। दूसरा याद रखना है, शाइलॉक इज अ यूजरर, मनी लेंडर हु चार्ज इंटरेस्ट। तो शाइलॉक एक यूजरर है, एक सूदखोर है जो ब्याज लेता है। ट्यूबल इज शाइलॉक्स वेल्दी जूइश फ्रेंड। जो ट्यूबल है ये शाइलॉक का अमीर यहूदी दोस्त है, एक वेल्दी जूइश फ्रेंड है ट्यूबल। नाम याद रखना है, शाइलॉक की पत्नी का नाम भी याद रखना, ली। गोबो कौन है? गोबो लॉन्सिलॉट का ब्लाइंड फादर है, ओल्ड गोबो, है ना। लॉन्सिलॉट गोबो जो इस प्ले का जो कॉमिक कैरेक्टर है ना, लॉन्सिलॉट गोबो, उसके फादर का नाम क्या है? गोबो, ओनली गोबो, है ना, ओल्ड गोबो करके एड्रेस किया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पे आ जाएंगे बिलेरियो। बिलेरियो कौन है? बिलेरियो इज द लर्न डॉक्टर ऑफ लॉज फ्रॉम पाडुआ, पोर्शिया का कजिन है ना। तो बिलेरियो जो है ना, ये पाडुआ का एक मशहूर कानून का डॉक्टर है, पोर्शिया का कजिन है। बाल्थजर इज द नेम पोर्शिया टेक्स एज अ लॉयर। बाल्थजर वही नाम है जो पोर्शिया वकील बनकर रखती है, यानी कि जब डिस्गाइज करती है अपने आप को तब। स्टीफेनो इज द नेम नरेशा टेक्स एज द क्लर्क। तो स्टीफेनो कौन है? स्टीफेनो वो नाम है जो नरेशा क्लर्क बनकर रखती है डिस्गाइज होकर, ये दोनों डिस्गाइज नेम है, ठीक है, तो ध्यान रखना। रियाल्टो कौन है? रियाल्टो इज द बिजनेस डिस्ट्रिक्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ वेनिस। ये वेनिस का शेयर बाजार है ना, एक व्यापारिक केंद्र है रियाल्टो। 3000 ducats इज द लोन अमाउंट,
है ना। जब ये लोग पैसे उधार लेते हैं तो उस समय कितना पैसे लेते हैं लोग, 3000 डुकेट्स ये लोग उधार लेते हैं 3 मंथ के लिए, 3000 3 मंथ के लिए लेते हैं, 3 मंथ में लौटाना रहता है। लेकिन बाद में बेशेनियों, बाद में क्या होता है, जब मुकदमा तक पहुंच जाता है, मतलब कोर्ट तक बात पहुंच जाती है, तो बेशेनियों बाद में इससे दुगना भी देता है, 6000 डुकेट देता है। लेकिन तब भी वो मानने को तैयार नहीं, उसको सिर्फ पाउंड ऑफ फ्लैश चाहिए और सब कुछ ले डूबता है ना। 3 मंथ इज द ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड, मैंने बताया अभी जस्ट कि 3 मंथ है ना, 3 महीने था, 3 महीने का मतलब 3 महीने के अंदर ये 3000 डुकेट्स लौटाने थे। ली वॉज द शाइलोक्स वाइफ, ही ट्रिजर्ड द टर्क्वाइज रिंग सी गेव हिम। तो ली, मैंने बताया ली शाइलोक की पत्नी है जो कि मर चुकी है। शाइलोक इसकी दी हुई टर्क्वाइज रिंग को बहुत प्यार करता है, मतलब ली ही दी रहती है शाइलोक को ये टर्क्वाइज रिंग, फिरोज़ा की रिंग, जो इसकी बेटी जेसिका लेके भाग जाती है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे, जेसिका ट्रेड्स द रिंग फॉर अ मंकी, सिंबल ऑफ डिसरिस्पेक्ट। मैंने बताया था ना कि जो जेसिका है, जेसिका ने वह अंगूठी एक बंदर के बदले बेच दी थी। ये शाइलॉक के लिए घोर अपमान था। उसने एक बंदर के लिए वो अंगूठी जो टर्क्वाइज रिंग थी ना वो बेच दी थी, सिर्फ एक बंदर के लिए, ये ध्यान रखना है। द लेट कास्केट कंटेन्स पोर्शिया पोर्ट्रेट। तो लेट कास्केट में जब खोला था उसने तो लेट कास्केट में क्या था, पोर्शिया की तस्वीर थी। गोल्ड कास्केट में क्या था, स्कल, एक खोपड़ी थी, कैरियन डेथ, जो मौत की तरफ ले जाता है। सिल्वर कास्केट में क्या था, तो सिल्वर कास्केट में कंटेन्स अ पिक्चर ऑफ ब्लिंकिंग इडियट, एक बेवकूफ़ की तस्वीर थी, ब्लिंकिंग इडियट, ये ध्यान रखना है। ग्रेशियानो किससे शादी करता है, नरेशा से। लोरेंजो किससे शादी करता है, जेसिका से, मतलब ये दोनों भाग जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। शाइलोक इज फोर्स टू बिकम अ क्रिश्चियन एंड लीव हिज वेल टू लोरेंजो एंड जेसिका, है ना। पनिशमेंट में शाइलोक को क्या दिया जाता है, कौन सी पनिशमेंट, तो पहली पनिशमेंट ये रहती है कि तुम्हें अपना धर्म बदलना होगा, जूइस से तुम्हें क्रिश्चियनिटी धर्म को अपनाना पड़ेगा। दूसरा ये था शाइलोक को अपना आधा धन देना पड़ता है, यानी कि देना पड़ेगा, और क्रिश्चियन बनना पड़ेगा। किससे देना पड़ेगा, अपने बेटी और दामाद को। एंटोनियो शिप सपोजिटली व्रैक ऑन द गुडविन्स सैंड्स। तो एंटोनियो की जो जहाज़ थी, है ना, वह जहाज़ जहाँ खबर उड़ती है कि एंटोनियो की जहाज़ डूब गए हैं, वो रेत का टीला था, गुडविन्स, जहाँ पर एंटोनियो की जहाज़ कहते हैं ना डूब गए, वो रेत का टीला था, गुडविन्स सैंड्स, है ना। तो ये ध्यान रखना, वह जगह जहाँ खबर उड़ती है कि एंटोनियो का जहाज़ डूब गया था, वो ये जगह थी, गुडविन्स। द प्ले बिगिंस विद एंटोनियो शेइंग इन सूद आई नो नॉट वाई आई एम सो सैड। तो जो प्ले शुरू होता है ना तो एंटोनियो के इसी लाइन से शुरू होता है, इसी लाइन से, इन सूद आई नो नॉट वाई आई एम सो सैड, है ना। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं इतना सैड क्यों हूँ। तो इस लाइनों से एंटोनियो इस प्ले की शुरुआत होती है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे फैक्ट एंड ट्रैप देखेंगे। ट्रैप 1, टाइटल कैरेक्टर पूछा जाए अगर, कि टाइटल कैरेक्टर अगर पूछा जाए मर्चेंट ऑफ वेनिस में कौन है मर्चेंट, तो एंटोनियो होगा, नॉट शाइलोक। यानी कि ये जो मर्चेंट ऑफ वेनिस में जो मर्चेंट है वो कौन है, एंटोनियो है। ट्रैप 2, जॉनरा अगर पूछा जाए कि ये कॉमेडी है कि ट्रेजिक कॉमेडी है, तो ये ट्रेजेडी नहीं है। भले ही शाइलोक के साथ बुरा हुआ था, बट इट इज़ नॉट अ ट्रेजेडी, है ना। ये एक ट्रेजिक कॉमेडी है, ये एक ट्रेजिक कॉमेडी भी बोल सकते हैं या ट्रेजिक कॉमेडी, लेकिन ट्रेजेडी नहीं है। भले ही शाइलोक के साथ वो बुरा घटना हुआ था, ट्रेजेडी हुई थी। ट्रैप 3, कास्केट्स। तो पहला कास्केट कौन चुनता है, गोल्ड कास्केट प्रिंस ऑफ मोरक्को चुनता है गोल्ड कास्केट, और प्रिंस ऑफ एरागॉन सिल्वर कास्केट चुनता है, बेशेनियो लेड कास्केट चुनता है, ये ध्यान रखना। ट्रैप 4, तो यहाँ पे जो ट्रैप 4 है, ये जो 12 बस है, ये मार्लो का द ड्यू ऑफ माल्टा का एक विलन है। ये एक जूइस रहता है, जिसको मैंने शुरुआत में बता दिया आपको स्टार्टिंग में, ये एक जूइस रहता है ना, ड्यू ऑफ माल्टा का ये विलन है। ये पूरी तरह से बुरा था, एक ऐसा था कैरिकेचर था, पूरी तरह से ये बुरा है। शाइलोक एक इंसानी विलन है, कॉम्प्लेक्स ह्यूमन। शाइलोक इज़ अ कॉम्प्लेक्स ह्यूमन विलन। इसी का देखा इन्होंने शाइलोक नाम के कैरेक्टर को ईजाद किया। ट्रैप 4, द रिंग का याद रखना कि हु गिव्स द रिंग अवे फर्स्ट, सबसे पहले अंगूठी कौन देता है, तो बेशेनियो देता है एंटोनियो के कहने पर, है ना, एंटोनियो देता है। उसके बाद देन ग्रेशियानो भी वही चीज़ फॉलो करता है, उसके बाद ग्रेशियानो अंगूठी देता है उस बाल्थजर को, यानी कि लॉयर को। ट्रैप 6, पोर्शिया फादर, ही इज डेड बिफोर द प्ले बिगिंस बट हिज विल कंट्रोल्स पोर्शिया लाइफ द कास्केट टेस्ट।
तो प्ले शुरू होने से पहले पोर्शिया के जो फादर हैं वो मर चुके थे, लेकिन उनकी जो विल थी, उनकी विल के अकॉर्डिंग पोर्शिया की ज़िंदगी को वो कंट्रोल करते हैं। उनकी विल के अकॉर्डिंग कि 3 कास्केट रहेगा, जो उसमें सही कास्केट चुनेगा वही पोर्शिया से शादी करेगा। तो कहीं ना कहीं वो मरने के बाद भी अपनी बेटी की ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये थी भाई कहानी। ऊपर हम पढ़ते हैं, नीचे हम एक रिवीजन ले लेते हैं, क्विक रिवीजन। अपने कहा एमसीक्यूज ऐड कर देंगे। एमसीक्यूज तो बिल्कुल करेंगे भाई, क्यों एमसीक्यूज करेंगे। लास्ट में मैं वन लाइनर इंक्लूड करती हूँ ना, तो वन लाइनर से हमारा सब कुछ क्लियर हो जाता है, इसी प्ले से ही रहता है। कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसका PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके जुड़ जाइएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।